बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोई माने या ना माने, हाजरा पानीज़ई की किताब ने पीटीआई इमरान खान और उसके हामियों के आसाब और जहन को शेक करके रख दिया है और वो अब एक बौखलाई हुई जंग लड़ रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि ये गंद क्यों उछाला जा रहा है। मतलब ये है कि वो मान गए हैं कि ये गंद है और इसको उछालना नहीं चाहिए। वो भी कह रहे हैं, कुछ एक तबका ये भी है कि जनाब ये तो ज़ाती ज़िंदगी का मसला है। कमाल है, पाकिस्तान में और दुनिया भर में कानून है कि कम उम्र बच्चों से ज़्यादती करने वाले के लिए मैक्सिमम सज़ाए, बल्कि सज़ाए मौत तक उसको दी जा सकती है। तो फिर तो पीटीआई को कैंपेन चलानी चाहिए कि ये कानून ख़त्म किया जाए, क्योंकि बच्चों से ज़्यादती करना किसी आदमी का ज़ाती फेल है। क्योंकि हाजरा साहबा की किताब से ये बात भी सामने आई है कि इमरान खान 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को भी नहीं छोड़ता था। और ज़िमनी तौर पर फिर ये भी मालूम हुआ है कि जुल्फ़ी बुखारी के ज़िम्मे इमरान खान ने क्या काम लगाया हुआ था। और दूसरा, इमरान खान पर एक हदूद आर्डिनेंस के मुकदमे की तैयारी है। और तीसरा ये है कि पीटीआई ने इस हकीकत को मान लिया है कि अगले इलेक्शन में ना तो इमरान खान होगा और ना बल्ले का निशान चुनाचे वो उन्होंने बाईकाट की एक मुतबादिल हिकमत अमली तैयार कर ली है कि इस सूरत में बाईकाट किया जाएगा ताकि अपना भरम रखा जा सके। क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है, अपने जाली डिजिटल और नॉन डिजिटल सर्वेज के बावजूद उन्हें पता है कि पख्तूनख्वा सूबे के अलावा उन्हें किसी सूबे से कोई कामयाबी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो एक बाइक हाटी हतमी ऑप्शन रह जाता है। और फिर ये कि साइफर केस में एक पीटीआई की जो आखिरी और वाहिद उम्मीद थी वो भी उनसे छिन गई है। नाज़रीन, इन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं किताब से। किताब में कुछ मज़ीद इंकशाफात सामने आए हैं और उसमें बताया गया है कि इमरान खान नशे की हालत में ये इतराफ़ करता रहा कि मुझे 12 और 14 यानी वो 12-14 साल के बच्चों की वो क्या वजाहत किए बगैर आप खुद समझ आइए कि ये किस किस्म के ज़ौक़ का आदमी है, किस किस्म का एक्सट्रीम हद तक ये गया हुआ परवर्ट आदमी है, जो ना किसी ख्वाजा सरा को छोड़ता है, ना किसी लड़की को छोड़ता है, ना किसी बच्चे को छोड़ता है। और अब इस जिसको ये पीटीआई वाले गंद कहते हैं, इस गंद की मज़ीद तफसीलात आ रही हैं और ऐसी ऐसी लिस्टें छप रही हैं जिनमें 50 से ज़्यादा लड़कियों के नाम हैं जिनकी ज़िंदगी इमरान खान ने तबाह की, ख़राब की। और ख़ास तौर पर एक वाक़या तो ऐसा पेश आया, एक लड़की जिसका नाम लिखने वालों ने तो लिख दिया है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये है कि उसके नाम के जो इब्तदाई हरूफ है वो हे और ये है। तो उस लड़की को वो एक बिजनेसमैन फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। इमरान खान ने दोस्ती के जाल में फंसाया और जब ये पीटीआई का बड़ा महात्मा बन चुका था तब की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। ये एक पर्टिकुलर वाक़या इसकी जहनीत और इसके तर्ज़ अमल की वजाहत के लिए ज़रूरी है और साथ ही ये कि जुल्फ़ी बुखारी के ज़िम्मे क्या काम था, इसलिए इस वाक़े को बयान कर रहा हूँ। वरना इस दौरान जो तफसीलात सामने आई हैं वो उन लड़कियों की गिनती जो है 50 से ज़्यादा है जिनको इमरान खान ने तबाह किया। तो ये जो लड़की थी बिजनेसमैन फैमिली की थी, इमरान खान ने उसे किसी तरीके से, ज़ाहिर किसी पार्टी फंक्शन में आती होगी, तो इमरान खान ने उससे तन्हाई में बुलाकर शादी का वादा किया और फिर जनाब उसको वो नहीं मानी तो उसको इसने बेहोशी की दवा पिला दी किसी हीले बहाने। वो फिल्मों में आप देखते ना, शराब पिला देते हैं या नशा की कोई चीज़ पिला देते हैं, इसने नशे और शराब से आगे बढ़कर बेहोशी की दवा पिला दी और फिर उसके साथ वो ज़बरदस्ती की, जिसको रेप कहते हैं, वो इसने किया। तो रेप करने के बाद फिर बहरहाल वो लड़की क्या करती, वो घर चली गई और वो बाद में वालिदैन ने फैसला किया कि वो लंदन उसे भेज दें ताकि पाकिस्तान में उसके लिए कोई समाजी मसला ना खड़ा हो जाए। तो खैर लंदन में इसने इसको मैसेज किया, इस खातून को, इस लड़की को, कि फ़िक्र मत करो, जुल्फ़ी बुखारी से मिल लो, वो तुम्हारा अबार्शन करा देगा। यानी इसने जुल्फ़ी बुखारी को इस काम के लिए लंदन में रखा हुआ था। और पाकिस्तान में भी जुल्फ़ी बुखारी के बारे में यही कहानियाँ मशहूर हैं कि ये इमरान खान को ताज़ा माल, यानी ये इनको ताज़ा माल कहते थे। तो एक पीटीआई का रहनुमा जो मरहूम हो चुका, कई साल हो गए उसको मरहूम हुए, तो उसके ज़िम्मे था कराची से फ्रेश फ्रूट इसको इमरान खान को भिजवाना। वो कराची से भिजवाता था और ख़ासी रकम खर्च करता था इस पर। और जुल्फ़ी बुखारी
इस इलाके से भिजवाता था, और अब जुल्फी बुखारी लंदन में है और वहाँ बैठकर उसने जो पिछले दिनों किया, जनरल फैज़ हमीद का जो कच्चा छट्टा खोला, उससे पता चला कि फैज़ हमीद के बारे में भी इमरान खान के दिल में अब वो मैल आ गया है कि अब वो चाहता है कि वो भी बदनाम हो और वो भी, उसकी इज्जत भी नीलाम हो, जो पहली नीलाम हो चुकी है। खैर वो तो फैज़ हमीद का जिक्र तो बीच में आ गया। तो ये इस किस्म का आदमी है, लड़कियों को बेहोश करके उनका रेप करना, ये जनाब इमरान खान का कारनामा है। और जिसको हमारे कई लोग ये कहते हैं कि नहीं ये तो ज़ाती ज़िंदगी है, ये क्या ज़ाती ज़िंदगी है। आपको याद होगा कि ट्रंप जो ज़ाहिर है बुढ़ा है इमरान खान की तरह, और इमरान खान ही की तरह एक नंबर का बदकार है, लेकिन वो इमरान खान से दर्जे में बहुत नीचे है। वो इतना बड़ा बदकार नहीं है जितना बड़ा बदकार इमरान खान है। और उसके जो स्कैंडल थे उन पर अमेरिका के तमाम अखबारात में हेडलाइंस के साथ खबरें छपती रहीं। जो भी इसका स्कैंडल ब्रेक होता था उसकी खबरें छपती थी। ये पाकिस्तान है जहां इमरान खान के बारे में ये चीज़ें सामने आए तो लोग कहते हैं कि ये गंदगी क्यों उछाली जा रही है। भाई गंदगी करने वाला पाक साफ है, जो नंगा है वो ठीक है, जो ये कह दे कि ये नंगा है वो गलत है। ये उल्टी गंगा पाकिस्तान में अब बहने लगी है कि नंगे को नंगा होना बुरी बात नहीं है, किसी की तरफ इशारा करके बताना कि ये नंगा है ये बुरी बात है। गंद करना बुरी बात नहीं है, गंद उछालना बुरी बात है। बनी गाला और ज़मान पर गंदगी, गलाजत और निजासत के मराकज़ के तौर पर तारीख में याद रखे जाएंगे। हर तरह की गंदगी, हर तरह की गलाजत और हर तरह की निजासत के इन दोनों मुकामात पर ढेर लगे हुए हैं। तारीख ये बताएगी। आज के दानश्वर अगर ये कहते हैं कि ये गंद उछालना गलत है तो दरअसल वो खुद गलत है, और ये एक एहसास शिकस्त है, एतराफ़ शिकस्त है कि हाँ हमने गंद किया, लेकिन आप इसको उछाले नहीं। ये इतराफ़ शिकस्त नहीं है तो और क्या है। और फिर पीटीआई में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो ये कहेंगे कि इसमें क्या हर्ज है, आदमी इन्हीं कामों के लिए तो पैदा हुआ है। और फिर ऐसे लोग भी हैं जो ये कहेंगे कि ये तो प्रोपेगेंडा के लिए लॉन्च किया गया फलानी खातून को। दरअसल वो इस बात को झुटला रहे हैं कि ये किताब हाजरा पानीज़ई ने 2014 में लिखी थी और इमरान खान ने उसकी इशाअत पर इसको ख़तरनाक नताइज की धमकियां दी थी, जिस पर यह खातून पाकिस्तान से बाहर चली गई थी। अगर इस किताब की इशाअत से कुछ नहीं होता, जैसा कि पीटीआई के कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इमरान खान का ऐसी किताबों से कुछ नहीं बिगड़ने वाला, अगर कुछ नहीं बिगड़ने वाला तो इमरान खान ने इस किताब की इशाअत को रोका क्यों, धमकियाँ क्यों दी, इस औरत को डराया क्यों, और उसे मुल्क से बाहर जाने पर क्यों मजबूर किया। ज़ाहिर है इसका 2014 से के बाद से तो ये रियासत का आला कार बन गया था ना, रियासत इसके पीछे खड़ी हुई थी। हुकूमत अगरचे नवाज शरीफ की थी लेकिन रियासत इमरान खान के पीछे थी, और किसी में हिम्मत नहीं थी कि इमरान खान के खिलाफ बात करता। 2014 से ऑनवर्ड, 2014 से लेकर 2017 तक पाकिस्तान की वज़ीर आज़म कौन थे? नवाज शरीफ। लेकिन टीवी पर क्या होता था? टीवी चैनल्स पर जितने शो होते हैं शाम के बाद, तो हर चैनल पर 3 बल्कि 4 प्रोग्राम 1-1 घंटे के हर चैनल पर लगते थे, और चारों के चारों प्रोग्राम तमाम चैनल्स के ये प्रोग्राम वक्त थे नवाज शरीफ को गाली देने के लिए और इमरान खान की तारीफ करने के लिए, इमरान खान को ग्लैमराइज करने के लिए, इमरान खान को उसको बहुत बड़ा दिखाने के लिए वक्त थे। और उस ज़माने में फिर ये खातून अगर मुल्क से बाहर ना जाती तो क्या करती। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कल वो सियालकोट में वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया, बड़ी ज़ोरदार तकरीर की, और जजों पर भी वो गर्जे बरसे कि इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश क्यों की, पाकिस्तान पर वार क्यों किया। और फिर साबिक़ जर्नलों से आर्मी चीफ का नाम लिए बगैर ये भी कहा कि इन लोगों ने इस शख्स को मुसल्लत कर दिया पाकिस्तान पर जिससे गाली देने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब शराफत में एक फ़िक्रा दबा गए, आधा फ़िक्रा दबा गए, आधा फ़िक्रा बोल गए कि इस शख्स को गाली देने के अलावा कुछ नहीं आता। हालांकि पूरा फ़िक्रा ये था कि इस शख्स को गाली देने और बदकारी करने के अलावा कुछ नहीं आता। इसकी तमाम ज़िंदगी, मैंने पहले भी कई मरतबा कहा है कि 10 साल 11-12 साल की उम्र के बाद इसकी तमाम ज़िंदगी जो 60 साल की ज़िंदगी बनती है वो उसका एक एक लम्हा बदकारी में गुजरा है। इसने बदकारी का नागा नहीं होने दिया।
और लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की, लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद की। पता नहीं किस किस से इसने शादी के वादे करके उनकी इज्जत लूटी, उनकी असमत दरी की, उनके साथ जबर किया। तो ये वो शख्स है। तो अब ये किताब का सिलसिला अभी चलेगा और कई चीज़ें सामने आती जाएंगी, और इन चीज़ों को बताना मैं तो समझता हूँ कि फ़र्ज़ है, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में गुमराह हो गए हैं इसके इस प्रोपेगेंडे की नज़र हो गए हैं कि मैं तो निजात दहंदा बनकर आया हूँ, मैं तो रियासत मदीना। अंदाज़ा कीजिए कि एक ऐसा आदमी जो सरापा बदकार है, सरापा गलाजत का ढेर है, गलाजत की पोटली है, नजासत की बोरी है, वो कहता है कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। तो ये रियासत मदीना के लफ्ज़ की तौहीन भी है, इसलिए इसका गंद बचाना ज़रूरी है। वैसे मैं आपको एक पॉजिटिव बात ये बताऊं कि ये जो लोग कहते हैं कि असर नहीं होता, असर हो रहा है। ठीक है, उतनी रफ्तार से नहीं हो रहा, क्योंकि जो इसके हार्ड कोर हामी है उनके तो ये घर में नंगा होकर घुस जाए तो ये तो तब भी कहेंगे कि हाँ मुर्शिद साहब हमारे असली रूप में जलवे बिखेरने हमारे घर तशरीफ ले आए। मुर्शिद जी ये है हमारी मामा का बिस्तर और ये है हमारी बहन का बिस्तर। तो ये तो इस तरह के लोग हैं। लेकिन उनके अलावा जो लोग हैं जो इनको वाकई नेक पाक समझ बैठे थे, उनको ये चीज़ें असर कर रही हैं, इसलिए ये चीज़ें फैलाना ज़रूरी है। और मुझे उन सहाफ़ियों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है जो ये कहते हैं कि ये गंद ना उछाला जाए तो फिर तो हर एक की ज़िंदगी का गंद उछलेगा। हाँ उछले, अगर कोई लीडरी का दावा करता है तो उसकी ज़िंदगी का गंद उछलना चाहिए। अगर कोई लीडरी का दावेदार नहीं है तो उसके बारे में पॉलिसी और है, उसके बारे में तो पॉलिसी ये है कि उसकी बुराइयां मत उछालो। अगर ठीक है, अगर वो एक हद से बढ़कर कोई रेड लाइन क्रॉस करता है, कानून की जद में आ जाता है, तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, फिर उसे माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। अगर चीज़ पब्लिक में आ जाती है तो फिर माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर मामला चार दीवारी के अंदर है तो फिर उसको छुपाना ही बेहतर है। लेकिन लीडर का मसला और है, क्योंकि लीडर के साथ पूरी कौम की, या अगर छोटी सतह के लीडर है तो एक ज़िले की, एक हल्के की, एक तहसील की किस्मत का सवाल है, तो वहाँ उसको बेनकाब करना फ़र्ज़ ऐन है। नाज़रीन, हदूद आर्डिनेंस के मुकदमे की तफसील ये है कि इमरान खान पर जो बुशरा बीबी से नाजायज़ निकाह तो हुआ ही नहीं था, बदकारी का केस सीधा सा था, वो मुद्दई ने वापस ले लिया। तो उसी वक्त ये बात लोगों ने बता दी थी कि ये मुद्दई जो है वापस, इसने जो केस वापस लिया है तो ऐसे नहीं लिया, इसके पीछे कहानी कुछ और है। और वो कहानी वाज़ेह हो गई, खावर मानिका ने केस कर दिया है। उसने बताया है अपने फाइल में कि ये जो मेरी साली थी दुबई में, ये यहूदी लाबी के बहुत करीब है, और इसके बहकावे में आकर या वरगलावे में आकर मेरी बीबी बुशरा बीबी को इमरान खान के दाम में जकड़ दिया गया। इमरान खान इसे भगा कर ले गया और इसने इद्दत में शादी की। और सारा कुछ तफसील से बताकर केस चलाया जाए तो जनाब वो अदालत में वो केस फौरी तौर पर लग गया है। अब अगली समाअत उसकी 28 तारीख को है। और अब ये कहा जा रहा है कि ये मुकदमा जो है अगर हदूद आर्डिनेंस के तहत चलाया जाए तो फिर न सिर्फ ये है कि दोनों को, यानी बुशरा को भी और इमरान को भी, न सिर्फ ये है कि कैद की सज़ा होगी बल्कि इनको कोड़े भी मारे जाएंगे। और अच्छा, कोड़ों के बारे में जहाँ एहतजाज होता रहा है कि ये सरेआम कोड़े नहीं मारने चाहिए, लेकिन मेरी तो तजवीज़ ये है, तजवीज़ है ना, आप ज़ाहिर एक फ़ैसला करने वाले तो ज़ोर आवर है, फ़ैसला तो उन्होंने करना है। तो मेरी तो ये तजवीज़ है कि अगर इनको हदूद आर्डिनेंस के तहत कोड़े लगते हैं तो ये कोड़े ज़मान पार्क के बाहर चौक में, माल रोड बड़ा मसरूफ़ चौक है, वहाँ लगाए जाएँ, या फिर बनी गाला के बाहर, अगरचे वो इतना सेंट्रल पॉइंट नहीं है, या वहाँ लगाए जाएँ। ये दो जगहें इन दोनों जानी और जानिया को कोड़े मारने के लिए बेहतरीन मुकाम है, बनी गाला और ज़मान पार्क। अच्छा, इस केस में एक दिलचस्प बात यह है कि वो जो साली का नाम था मरियम मानी का था गालबन। अच्छा, बहरहाल गवाहों में एक जो उसने शामिल की है गवाहों में, उसमें वो गवाह भी शामिल है जो इसका मुलाजम था और जिसने इमरान खान को मौके पर पकड़ा था, रंगे हाथों पकड़ा था। और बकौल इसके कि ये दोनों जिस हालत में थे, बुशरा और इमरान, तो उनको देखकर हमारे तो तोते उड़ गए थे। और उसके बाद इन्होंने फरीद मानिका की हिदायत पर या हुक्म पर इमरान खान को मारा था और इसने इमरान खान को खूब ठोक बजाकर ठोका था, अच्छी तरह इसकी ठुकाई की थी। एक आध थप्पड़ की बात नहीं थी, जो इसने बताया है कि एक आध थप्पड़ की बात नहीं थी, इसकी अच्छी ठीक ठाक ठुकाई की। और ये फिर उसके बाद वहाँ से भाग गया। तो अब मेरा ख्याल है पीटीआई वाले शायद
जो खुफिया ट्रायल की, इन कैमरा ट्रायल की मुखालफत करते हैं, वो अब ये अपील करेंगे कि इमरान खान पर ये केस जो है ये इसको इन कैमरा रखा जाए, क्योंकि उनको इस बात से उनकी इज़्ज़त ख़राब नहीं होती कि इमरान खान जानी है, बदकार है। उनकी इज़्ज़त इस बात से ख़राब होगी कि अगर गवाह ने अदालत में ये कह दिया कि मैंने इमरान खान को कितने थप्पड़, कितने ठुड्डे और कितने घोंसे मारे थे, कितनी चपेटें लगाई थी, तो ये बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। लिहाजा इस मामले को इन कैमरा रखा जाए। नाज़रीन, पीटीआई को अच्छी तरह एहसास हो गया है कि ये इंतखाबी निशान बल्लेगा उन्हें नहीं मिलेगा और इमरान खान पार्टी का कायद भी नहीं रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन की मोहलत दी थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कायदे कानून अपनी ही बताएगा, अपनी ही पार्टी के दस्तूर के मुताबिक कराओ, वरना इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। तो अब उस 20 दिन में से 4 दिन तो वैसे ही गुजर गए और जो माहिरीन कानून के, उनका ये बताना है कि 20 दिन की मोहलत में इनके लिए इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं है। जो पार्टी 3 साल में इलेक्शन नहीं करा सकी, और फिर इसमें एक काबिल ज़िक्र बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इनको 1 साल की मोहलत दी थी इनके अपनी दरख्वास्त पर। इन्होंने कहा था हमें 1 साल की मोहलत दो, हम 1 साल में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा देंगे। उसे 1 साल को गुजरे भी 1 साल हो गया, तो ये नहीं करा सके, तो 20 दिन में कैसे इलेक्शन कराएंगे? और जब ये इलेक्शन नहीं कराएंगे तो पार्टी को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। और इलेक्शन कराएं या ना कराएं, इमरान खान उससे पहले या नाअहल हो चुका है, मजीद इसने नाअहल होना है और अपनी ही ये बिछाए गए जाल में फंस गए हैं इमरान खान। क्योंकि आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब को नाअहली की बुनियाद पर पार्टी क़यादत से हटाने का हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन ने अदालत के फैसले के मुताबिक, तो पार्लियामेंट ने एक कानून नाफिज किया था कि नाअहली का पार्टी की क़यादत पर असर नहीं होगा। यानी नाअहली पार्लियामेंट की रुकनीत से नाअहली होगी, अवामी ओहदे के लिए नाअहली होगी। पार्टी चेयरमैनशिप जो है, ये पार्टी की सदारत है, वो इस कानून की जद में नहीं आती। लेकिन साकिब निसार ने फ़ौरन ही उस कानून को उड़ा दिया, कलअदम करार दे दिया और ये फैसला लिख दिया कि नहीं, जो असेंबली की रुकनीत से नाअहल होगा वो पार्टी की क़यादत से भी नाअहल होगा। साकिब निसार ने फैसला इमरान खान की डिट पर किया था और फौरी बुनियादों पर किया था। अब वो फैसला इमरान खान की गर्दन में फंदा बन गया है, क्योंकि ये नाअहल तो हो चुका है अब रुकने पार्लियामेंट के तौर पर, तो उसके नतीजे में ऑटोमेटिकली ये पार्टी सदारत से भी नाअहल हो गया। कल वो जो इनका SM जफर का बेटा है, उसके क्या नाम है, जो टीवी पर बैठकर बड़े झूठ बोलता है, अली जफर ने कहा है कि हमें लगता है कि इमरान खान इलेक्शन में पार्टी की क़यादत नहीं करेंगे, पार्टी की क़यादत से महरूम हो जाएंगे। उसने कहा कि हमें लगता नहीं है, ऐसा ही है। बहरहाल पार्टी ने इतराफ़ कर लिया है, मान लिया है। तो अब जो इनकी हिकमत अमली है, ये पख्तूनख्वा सूबे में क़ुव्वत का मुजाहरा करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। 4-5 शहरों में इन्होंने वर्कर्स कन्वर्शन किए हैं, 2-2, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार लोग शरीक हुए हैं और उसकी बुनियाद पर ये तासुर दे रहे हैं कि देखो लाखों का हजूम है, लाखों का क्या हजूम है। जितने भी कन्वेंशन अब तक इन्होंने मिलाकर किए हैं उन सब की स्ट्रेंथ 10,000 की भी नहीं है। इससे बड़ा जलसा मौलाना फजल रहमान एक दिन में, चाहे 4 सद्दा हो, चाहे सवाबी हो, चाहे लोयर दीर हो, इससे कई गुना बड़ा जलसा एक दिन में वो कर सकते हैं इन चारों इज्तिमात से मिलाकर। यानी 10,000 की भी नफरी इनकी पूरी नहीं हुई इन 4 कन्वेंशनों में। तो मौलाना फजल रहमान सवाबी जैसे छोटे शहर में भी अगर जलसा करेंगे तो उसमें भी 20,000 से कम लोग नहीं होंगे। ये इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है। तो ये कुव्वत का मुजाहरा कर रहे हैं। दरअसल वहाँ इनका फसाद का मनसूबा है। इलेक्शन इन्होंने नहीं लड़ना, इलेक्शन का इन्होंने बाइकाट करना है और उस बाइकाट के बाद इन्होंने पख्तूनख्वा में फसादात और हंगामों का एक प्लान बना लिया है। अभी से मुतबादिल हिकमत अमली के तौर पर इनको ये अच्छी तरह पता है कि पंजाब में हम कोई गड़बड़ नहीं करा सकते, बिल्कुल नहीं करा सकते। सिंध में कुछ नहीं करा सकते, कोयटा में थोड़ा बहुत हम करा सकते हैं, हल्ला गुल्ला कुछ मामूली दर्जे का। लेकिन पख्तूनख्वा के बाज़ अज़ला में, जिनमें दीर भी शामिल है, जिनमें मर्दान भी शामिल है, और मालागंज का पूरा इलाका और फिर मर्दान और सवाबी और पेशावर में भी ये कोई हंगामा नहीं कर सकते। लेकिन सूबा पख्तूनख्वा के 3-4 अज़ला ऐसे हैं जहाँ PTI की स्ट्रेंथ ऐसी है और जहाँ TTP की मौजूदगी भी काफ़ी नुमाया है, वहाँ ये हंगामे और फसाद कराने का प्लान रखते हैं। लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि अगर इन्होंने प्लान बनाया तो वो प्लान पूरे का पूरा इदारों के पास पहुंच चुका है कि इन्होंने कब क्या करना है।
तो ये चीज़ भी इनकी नाकाम हो जाएगी। बहरहाल ख़बर की बात यह है कि इन्होंने बाईकाट का, इलेक्शन के बाईकाट का फैसला कर लिया, क्योंकि इन्होंने एक वकीलों को चारा डाला कि हम वकीलों को टिकट देंगे, लेकिन कोई नुमाया, कोई इलेक्शन लड़ने के काबिल वकील अभी तक इनको नहीं मिला है पूरे पंजाब में। वो जो एक ही नाम इनको मिला है वो सलमान अकरम राजा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि सलमान अकरम राजा किसी सूबाई या कौमी असम्बली सीट पर इलेक्शन लड़ने आएगा तो अवाम का रिस्पांस क्या होगा। तो चुनाचे यहाँ से भी इनका खाता सिफर है, गुल है, गोल है। अब एक इनका साइफर का जो केस था वो बड़ा अहम है। इनकी वाहद उम्मीद और आखिरी उम्मीद ये थी जिसकी हिकमत अमली इन्होंने बनाई थी कि इन्होंने एक गुल मचाया कि जनाब ये तो साइफर को जब इमरान खान ने पब्लिक में लहराया या उसकी बात की तो उससे पहले कैबिनेट के इजलास में इसको डीक्लासीफाइड कर दिया गया था, यानी कि ये अब सरकारी राज नहीं रहा। और जो चीज़ सरकारी राज नहीं रही उसको अफशा करने का केस बनता ही नहीं है। बात उनकी सही है कि केस फिर तो नहीं बनता, लेकिन जनाब FIA ने पूरी इंक्वायरी की है, इस बारे में पूरा 1 महीना लगाया है और इंक्वायरी करके उसने पूरा रिकॉर्ड निकाल कर हुकूमत को पेश कर दिया है कि डीक्लासीफाइड इसको करार दिया ही नहीं गया था। यानी एक तो कंट्रोवर्सी ये होती है ना कि डीक्लासीफाई करार दिया था जलसे से पहले या जलसे के बाद, एक कंट्रोवर्सी बन सकती थी, लेकिन वो कंट्रोवर्सी भी नहीं बन रही क्योंकि वो डीक्लासीफाई हुआ ही नहीं। ये झूठ बोला जा रहा है, कैबिनेट के पूरे मिनट्स उन्होंने रख दिए हैं कि इसमें कहीं भी इसको डीक्लासीफाई, ये झूठ बोला जा रहा है कि काबीना के इजलास में ये फैसला हो गया था कि इसको डीक्लासीफाई कर दिया जाए। ऐसा कुछ किसी इजलास में नहीं हुआ। तो चुनाचे ये बहुत बड़ा फंदा इसके गले का बन जाएगा ये साइफर केस भी। और इसके अलावा वो जो 19 करोड़ पाउंड का बरतानिया वाला केस है, इसमें इन्होंने एक जाली और झूठा इंप्रेशन देने की जो कोशिश की, जब वो मशरक बैंक या कौन सा बैंक है, जब उसने वो डॉक्यूमेंट जमा कराई कि बरतानिया की क्राइम एजेंसी ने मलक रियाज को इजाज़त दे दी थी कि वो रुपया पाकिस्तान ले जाए। इसका मतलब ये है कि ये रुपया वो नहीं था, ये ज़ाती प्राइवेट पार्टी का पैसा था, प्राइवेट पार्टी पाकिस्तान ले आई, तो इसमें हुकूमत कहाँ से आ गई। तो ये एक बड़ा कामयाबी से झूठ बोला, कामयाबी से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इसकी बात पर एतबार कर लिया, लेकिन इसमें 2 बातें हैं ये भूल गए हैं। पहली बात तो ये थी कि अगर ये प्राइवेट पार्टी का पैसा था और प्राइवेट पार्टी को दे दिया तो फिर वफाकी काबीना में मंजूरी किस बात की दी गई थी, और शहजाद अकबर ने कार में मलक रियाज से जो ब्रीफ केस वसूल किया था वो किस खिदमत के लिए किया गया था। सबसे बड़ी बात है कि कैबिनेट में मंजूरी किस बात की दी गई थी। और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला सुना दिया कि इस केस में मलक रियाज ने जो रकम सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, वो हुकूमत पाकिस्तान की है, वो हुकूमत पाकिस्तान को उन्होंने वापस दे दी है। अब अगर प्राइवेट पार्टी का पैसा था तो सुप्रीम कोर्ट को तो कोई हक ही नहीं पहुंचता कि वो प्राइवेट पार्टी का पैसा वो चाहे जहां मर्जी जमा कराए, वो उसको उठाकर हुकूमत के हवाले कर दें। तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मोहर लगा दी कि 19 करोड़ पाउंड वाला जो केस है वो जेन्युइन है और इसमें इसकी इमरान खान की पकड़ होगी। बाकी जो मसला है, इसको जो पैसे क्यों दिए बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने जबकि वो जब्त कर लिए थे, तो उसकी कहानी बड़ी सिंपल है। इन्होंने जाकर उनसे मामला तय किया कि जनाब आपने हुकूमत पाकिस्तान को पैसे देने हैं तो ये पैसे हम दे देते हैं हुकूमत पाकिस्तान को, आपके सामने, आपकी नज़रों की मौजूदगी में, आपकी निगरानी में आप ये इजाज़तनामा दे दें कि हम पैसे जमा करा दें। तो उन्होंने मंजूरी दे दी। अब उनको इस बात का तो पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में इस रकम का, इतने टैक्सों की रकम का रौला पड़ा हुआ है, तो वो उनको पता नहीं था, उन्होंने इजाज़त दे दी। उन्होंने तो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट भी रियासत पाकिस्तान का एक इदारा है और उन्होंने रियासत पाकिस्तान को मशरूत इजाज़त दे दी कि आप ये पैसा रियासत पाकिस्तान को जमा कराएंगे, किसी प्राइवेट पार्टी को नहीं जमा कराएंगे। अगर ये पैसा जिस तरह ये दावा किया जा रहा है वो तो मलक रियाज का अपना पैसा था, तो फिर मलक रियाज पर ये पाबंदी NCA क्यों लगाती है कि वो पैसा सिर्फ रियासत पाकिस्तान को अदा करेगा। फिर तो वो चाहे किसी लंदन के क्लब को दे देता, चाहे पाकिस्तान में अपनी किसी बेटे को भेज देता, किसी अपने दोस्त को भेज देता। उसको पाबंद किया गया कि ये रियासत पाकिस्तान को वापस करना, और उसने सुप्रीम कोर्ट को वापस कर दिया। तो ये केस जो है ना PTI की खुशफहमी और जो गलत फहमी लोगों में फैलाई जा रही है, ये जल्द ही दूर हो जाएगी। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।